डूबने के कारणों की आपने कुछ समीक्षा की, आपने क्या महसूस किया? जो रिपोर्ट्स आपके पास जोशीमठ से स्थानीय लोगों की आ रही हूँ तो बड़ी हृदय विदारक हैं। बिल्कुल, देखिए अपना घर खोने का दर्द, जिसने पूरे जीवन का पूंजी लगाकर कमाई लगाकर जो लोग घर बनाते हैं, जहाँ पर वो रहने के साथ साथ आसपास थोड़ी बहुत ज़मीनों पे खेती बाड़ी साग सब्जी उगाते हैं। पहाड़ों का जीवन वैसे भी बड़ा कठिन रहा है। कहते हैं पानी और जवानी दोनों यहाँ ठहरती नहीं है, वो चली जाती है। वहाँ बूढ़े बुजुर्ग रह जाते हैं या जो मजबूर लोग हैं। अब इतनी बड़ी आपदा केदारनाथ के समय आई थी, तब भी हम लोगों ने देखा लाखों लोग मर गए। लेकिन विकास के नाम पर सड़कें बनाना और होटल बनाना, जनरेटर चलाना, ये पहाड़ों के लिए अच्छी बात नहीं है। और ऐसे कंपन से जब टनल बनेंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि पहाड़ तो दरकेंगे ही, भूकंप आएंगे। अब ये सब सच्चाइयाँ हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि 25,000 की आबादी का विस्थापन कहाँ किया जाए, कैसे उनको एडजस्ट किया जाए। होटलों से और रास्ते बनाने से तो अब जीवन चलने वाला नहीं रहा, लोगों का घर भी गया, लोग रोते हैं। ऐसे ही 1976 में भी एक बार ज़मीन दरकी थी जोशीमठ में। तब एक महेश गुप्ता के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी, जैसा कि लोग बताते हैं कि वहाँ पर कमिश्नर थे गढ़वाल मंडल के, और उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी, महेश मिश्रा जी। और उस समय कहा गया था कि ड्रेनेज सिस्टम को रोका जाए, गिट्टी बजरी ईंट पत्थर का इस्तेमाल ना किया जाए, लेकिन ये सब धड़ल्ले से होता आया और वो सब चल रहा है। अनियोजित और मनमाना विकास भी हुआ। आज उमा भारती ने भी कहा कि जब वो मंत्री थी जल शक्ति की, तो उन्होंने कहा था कि एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो उसको रोका जाए, वो नहीं रुका, टनल बनाई जा रही है। अभी एक बात आई बहुत अच्छी, पत्रकार साथी ने कही कि भाई धार्मिक पर्यटन के नाम पर कितना भीड़ इकट्ठा करोगे। लाखों लोग इकट्ठा हो जाते केदारनाथ में, दर्शन के नाम पर गाड़ी में सोते हैं, 2-2 दिन जाम में फंसे रहते हैं, होटल में जगह नहीं रहती। तो पहाड़ पे इस तरह से अगर लोग पहुंचेंगे इतनी बड़ी संख्या में, तो कहाँ से वो मैनेज हो पाएंगी चीज़ें। और उसका दुष्प्रभाव दुष्परिणाम जोशीमठ के रूप में हम लोगों के सामने आ रहा है। सरकार के सामने भी संकट है, कहाँ ले जाए वो इन लोगों को। विस्थापन का दर्द आपने देखा, कश्मीरियों से लेके 84 के दंगों से लेके आज तक देश झेल रहा है, आज तक लोग परेशान हैं। तो बहुत विचारणीय प्रश्न है ऐसे, क्योंकि जब जिस राज्य में पहाड़ पे बसा वो राज्य इसी बना, 60% वन भूमि है, वहाँ सब उथल पुथल है, समतल मैदान है नहीं, तो समस्या तो पहाड़ में रहेगी। पहाड़ को काट कर आप जितना विकास करेंगे उसका नुकसान दूसरे रूप में हमारे आपके सामने आएगा। देखिए, हम लोग तो ये मानते हैं कि उत्तराखंड एक राज्य बना है, 20-22 साल हो गया, उत्तर प्रदेश से बन कट के बना, हमारे लिए भाई बंधु का रिश्ता रहा है, उनकी तकलीफ दुख दर्द हमारा है। अब लेकिन समस्या इस बात की है कि केंद्र सरकार ये सोचे कि उत्तराखंड जैसे राज्य को विशेष राज्य का तो दर्जा दिया जाए, वहाँ पर केंद्र सरकार की देखरेख में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो और कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे उत्तराखंड के जीवन खुशहाली और संपत्ति सब बची रहे। अब ये तो सरकारों को करना है, लेकिन हम लोग इस बात से उम्मीद कर सकते हैं कि केदारनाथ की जब आपदा आई थी तो मोदी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गुजरात के लोगों को निकालने के लिए खुद पहुँचे और अपने संसाधन लगाए। अब तो वो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो हो सकता है कि गुजरात को बचाने के लिए वो हो सकता है उत्तराखंड को बचाने के लिए कुछ बड़े निर्णय करें। सबकी उम्मीद इसी पे है। वक्त कम है, लेकिन 4,500 मकान जो हैं और उसमें से करीब 25,000 लोगों को आसान नहीं होगा कहीं पर लेके जाना, क्योंकि जिसका घर परिवार बचपन खेती बाड़ी सब बड़ा कठिन है। लेकिन फिर भी ब्रजेश जी, वक्त सबके जीवन में संकट आता है, पहाड़ों पर रहने वालों का जीवन तो हर पल संकट में है। उनको पूरे राष्ट्र को मिलकर उनको सहायता करनी होगी और केंद्र सरकार का रोल इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बहरहाल जी, आज वो चेहरे मुरझाए हैं, लोग नाउम्मीद हैं, निराश हैं, लेकिन इसमें ताकत हमको आपको देनी पड़ेगी उनको। तो कहा गया है कि छीन ले मुझसे मेरा सब कुछ, मेरे अंदर का जहाँ रहने देना, और तेरे महलों की ख्वाहिश नहीं है ए खुदा, बस मेरा टूटा मकान रहने देना।
बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र।